गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में हमने 16 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द ऑर्बिटल हैविंग n इक्वल 6। n इक्वल कितना दिया है आपको, यहाँ पे 6 दिया है। l की बात करें यहाँ पे 2 दिया है। और अगर हम m की बात करें तो m कितना दिया है, 0 दिया है। तो उसने कहा है विल बी डेसिग्नेटेड एज, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए ऑलवेज याद रखिए m को देखिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, L इक्वल टू का मतलब क्या है। ये बॉक्स आपने देखा है। अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एस पी डी एफ ये होता है। और इनके लिए अगर हम L की वैल्यू देखें तो L की वैल्यू एस के लिए कितना होता है, 0 1 2 3। ये आपको कंफर्म है। अब आपको जब ये पता है, अब यहाँ पे L कितना दिया है, L यहाँ पे 2 दिया है। तो L2 का मतलब क्या है कि D के लिए बात हुई है। किसके लिए बात हुई है, D के लिए। जब L की वैल्यू 2 है तो किसके लिए बात हुई है, D के लिए हुई है। और जब D के लिए बात हुई तो आपको पता है ना D में कितना बनता है, आपका 5 बनता है। एक क्या बनता है आपका dx/, एक dy/z, एक dz², एक dz(x) और एक क्या बनता है dx²/2। ये इस तरह से ओरिएंटेशन होता है। अब आपको पता है ना L की वैल्यू कितना है, 2 है। तो -2 से +2 तक, तो -2 -1 0 +1 +2, ये m को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, m को। अब n की वैल्यू 6 है, l की वैल्यू कितना है, 2 है। m की वैल्यू कितना आ रहा है, l की वैल्यू 2 ने क्या बताया कि ये बात किसके लिए हो रही है, d के लिए हो रही है। किसके लिए बात हो रही है, d के लिए। लेकिन d में किसके लिए बात हो रही है, उसके लिए बात हो रही है साहब जिसके लिए m 0 है। तो m 0 किसके लिए है, dz² के लिए। किसके लिए 0 है, dz² के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका फर्स्ट। इस तरह से डेसिग्नेटेड होता है, आपको बताना था। कर लेंगे ना। तो आपको यहाँ पे पहले L देखना है, L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे L किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे L D को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपको ये पता चल जाए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद उसका ओरिएंटेशन कर लीजिए। ओरिएंटेशन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे M कितना दिया है। मान लीजिए यहाँ पे सपोज M +2 होता, कितना होता, +2। तो अगर M +2 होता तो +2m किसके लिए आ रहा है, dx²/2 के लिए। तो यहाँ पे फिर आंसर क्या हो जाता है, dx²/2। ओके, इस तरह से करना है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन और रखा है। देखिए यहाँ पे n इक्वल कितना है, 2 है। l इक्वल कितना है, 1 है। m इक्वल कितना है, 0 है। तो पहले हमें l से देखना है कि हमें किस में जाना है। तो आपके पास बॉक्स है। अब l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए। तो इसका मतलब p की बात हो रही है। अब p का ओरिएंटेशन क्या होता है, p में 3 ऑर्बिट बनता है। कौन सा बनता है, एक तो बनता है px या py, एक क्या बनता है pz या py, और जो बीच वाला होता है ये होता है आपका pz। क्या होता है, pz। अब l की वैल्यू जो 1 है, देखिए जो l की वैल्यू आती है जब हम उसको m में लेके जाते हैं तो m के लिए l की जो वैल्यू होती है वो -l से +l तक होती है। इंक्लूड क्या रहता है, 0 भी। तो यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप, -1 से +1 तक। तो -1 0 +1, l की बात हो गई है। अब उसने क्या कहा है, m 0 है। m क्या है, 0 है। तो m 0 किस में आ रहा है, pz में आ रहा है। m 0 किस में आ रहा है, pz में। तो pz है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, ओरिएंटेशन करना है। ओरिएंटेशन के बाद आप देख सकते हैं कि किस में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 19 देखते हैं। उसने कहा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू, इनमें से किस पर पाउली का जो रूल है वो फॉलो होगा। देखिए पाउली के लिए एक बात याद रखिए, पाउली का रूल हमेशा वहां पर फॉलो होता है जिसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जिस एटम या आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कभी भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। तो जिसके पास कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसलिए उसने क्वेश्चन दिया कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना है, 1, लेकिन पॉजिटिव को हम क्या कर देते हैं, निगेटिव।
और नेगेटिव को क्या करते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक प्लस आ रहा है, तो प्लस को जब हम माइनस करेंगे तो एक में से एक गया 0। तो इस H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ये भी नहीं करेगा। इसके पास कितना है 0, ये भी नहीं करेगा। इसके पास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। देखो जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 1 हो गया। और माइनस को क्या कर लेते हैं हम प्लस, तो 1 + 1 2। और मैंने क्या कहा पाउली कहाँ पे काम करेगा, जिसके पास कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो 2। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, इस तरह से याद रखना, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हुंड्स रूल अप्लाइज टू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुंड्स रूल किस पर काम करेगा, क्या वो लिथियम पे करेगा, क्या वो बेरिलियम पे करेगा, क्या वो आपका बोरॉन पे करेगा, या वो कार्बन पे करेगा। तो हमेशा एक बात याद रखिए, पेरियोडिक टेबल आपने देखा है, तो पेरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जब भी क्वेश्चन आता है आपके नीट में या आईआईटी की बात करें, तो याद रखिए वो एस या पी ब्लॉक से उठाता है। एलिमेंट या ग्रुप को किससे उठाता है, एस या पी ब्लॉक को। तो हमेशा याद रखिए अगर फर्स्ट डे या सेकंड डे की बात करें एस ब्लॉक, और पी में थर्ड डे की, तो इन पर कभी भी हुंड्स रूल कार्य नहीं करता। हुंड्स रूल कभी भी काम नहीं करेगा, हुंड्स रूल कभी काम नहीं करता है। याद रखना, कभी कभी ब्लॉक से पूछ लेता है, तो ब्लॉक से याद रखिए तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो याद रखना एस ब्लॉक पर कभी भी हुंड्स रूल काम नहीं करता है। पी में करता है, लेकिन पी में भी थर्ड डे ग्रुप पर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो लिथियम कौन से ग्रुप का है फर्स्ट डे, एस ब्लॉक का आ गया। बेरिलियम कौन से का है सेकंड डे, एस ब्लॉक का आ गया। बोरॉन कौन से ग्रुप का है थर्ड का, लेकिन मैंने कहा पी ब्लॉक में थर्ड डे पर कार्य नहीं करता है, तो इस पर भी नहीं करेगा। लेकिन किस पे करेगा, फोर्थ पे कार्य करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया फोर्थ। तो याद रखना हुंड्स रूल कभी भी पेरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कहने को लगा फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे पर अप्लाई नहीं होता है। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ डे से। कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ डे से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, कार्बन हो गया, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर के लिए बात हुई है। उसने कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन F9। फ्लोरीन 9 में बताना है, फ्लोरीन 9 में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी आप क्वांटम नंबर निकालेंगे तो कैसे करते हैं, आपके पास क्या है फ्लोरीन 9 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p5। देखिए जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया उसको आप एक सर्कल में ले लो। जैसे ही आपने इसको लिया आप इसको लिख दीजिए, आप इतना काम कर लेंगे। करने के बाद देखिए जो डिजिट शुरू में लिखा है ये आपका एन को रिप्रेजेंट करेगा, जो इसके साथ लिखा है वो आपका एल को रिप्रेजेंट करेगा। इतना कर लेंगे आप, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो अगर मैं आपसे कहूँ एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू 2 है। अब पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ये बॉक्स बनाना होगा। आपने बॉक्स बनाया एस पी डी एफ एल 0 1 2 3, इतना कर लेंगे आप। तो एन की वैल्यू कौन बताएगा, जो पहले डिजिट लिखी है। आपने इतना काम कर लिया। जैसे ही आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, इस बॉक्स में जाना है। अब पी दिया है आपको, अब पी के लिए एल की वैल्यू कितना होती है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। पी दिया है ना 2p5, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितना है 1, इतना कर लेंगे। अब पी का आपको पता है, पी का ओरिएंटेशन क्या होता है भाई, अभी बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में -1 0 +1, इतना कर लिया आपने। अब ये देखिए जैसे ही आप एम की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एल से पता चल गया कि एल किसके लिए बात हो रही है, पी के लिए। अब पी का ओरिएंटेशन क्या है भाई, पी में कितना ऑर्बिट बनता है 3, तो -1 0 +1। अब ये देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5, तो 1 2 3 4 5। तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था, तो जो 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाकर गिरा है, 0 में। तो एम की वैल्यू कितनी होगी 0, एम की वैल्यू कितना हो गया है 0। अब ये देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गिरा है वो कहाँ पर जाकर गिरा है, 0 में गिरा है, ठीक है। लेकिन जब हम एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमको ये देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है
अगर वो इस डायरेक्शन में गिरता, ऊपर की तरफ को होता, तो +1/2, और नीचे की डायरेक्शन में है तो -1/2। तो ये जीरो में जो गिरा है, कहाँ गिरा है, नीचे की डायरेक्शन में गिरा है, तो एस कैसे हो जाएगा, -1/2। इस तरह से करना है। जहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको आप एक सर्कल में लीजिए, जो शुरू की डिजिट है वो n होगा, जो बाद में लिखा है वो इस बॉक्स से देख लीजिए, वो l को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही आपको पता चल गया l की वैल्यू 1 है, p के लिए बात हो रही, p का ओरिएंटेशन बना लीजिए, जो ऊपर लिखा उन इलेक्ट्रॉन को इसमें डालिए, और जब डाला तो देखा हमने कि जो 5 इलेक्ट्रॉन था वो किस में गया, जीरो में। तो जब ये जीरो में गया तो जीरो हो गया, लेकिन नीचे को गया ऊपर को, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ थी, नीचे की तरफ, तो नीचे के लिए -1/2। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर तो ऑप्शंस दिए ही नहीं है मैंने, तो यहाँ पे इसका आंसर जो ये है वो ये है N2L1M0S -1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। किसमें दिया है, H3PO4 में बात की है। तो अगर हम देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात आती है तो हमेशा याद रखिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 4 से कम आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 से कम आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। और 4 से ज़्यादा आ रहा है तो जितना, अब मान लीजिए मैंने कहा 6 आ रहा है, तो याद रखिए फिर निकालिए मत, फिर ये देखिए उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, फिर उसमें वो ऐड कर दीजिए। तो 4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आने पर, 4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आने पर हमेशा हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे H3PO4 है, जब भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए किसी भी कंपाउंड में, पहला काम आप ये करिए, जो उसका सेंटर एटम है, 3 में सेंटर एटम कौन सा होता है, जो बीच में होता है, उसका ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए। जब आप इसका ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, +1। यहाँ पे क्या हो गया आपका x 4 - 2, ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इक्वल 0 हो गया। तो प्लस के तो 3 है, +x -8 इक्वल कितना आ गया, 0। तो x इक्वल कितना आ गया, +8, और इधर जाके -3, तो x इक्वल कितना आ गया, +5। तो देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 से ज़्यादा आया है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज़्यादा आ जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है। अब ये देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। अगर ये 3 होता, मान लो यहाँ 13 होता, मान लो या इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आता, तो हम 3 को निकाल देते। लेकिन अगर 3 4 से ज़्यादा आ रहा है, अब ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम इसमें 3 जोड़ दो। याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज़्यादा आ रहा है, अब जैसे यहाँ 6 होता तो 2 जोड़ देते, यहाँ 5 है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 8 पूरा करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 जोड़ दो। तो 15 + 3 कितना हो गया आपका, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 18। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 18 के अकॉर्डिंग आएगा। तो 18 के अकॉर्डिंग कितना होगा, नियॉन तो 10 है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। अब यहाँ पे कितना है, नियॉन का 10, 2 ये 6 ये, तो कितना हो गया, देखो 10 + 2 + 6, तो कितना हो गया, 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बैठ रहा था फास्फोरस का, 15 3 18, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से करना है। याद रखना, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज़्यादा आएगी, 5 आ रही है, 6 आ रही, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने की रिक्वायरमेंट है उतना उसमें जोड़ दो, जो उसका एटॉमिक नंबर है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिए n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो जिसमें n और l इक्वल आ रहे होंगे, ये इक्वल कभी नहीं हो सकते। तो जिसमें n और l क्या आ रहे होंगे, आपके इक्वल आ रहे होंगे, वो आपका सही नहीं है। इसमें n3 है, l2 है, इक्वल नहीं है, ये सही है। इसमें n3 है, l2 है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे n भी 2 है, l भी 2 है, और मैंने क्या कहा है, n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी। याद रखना, जब भी आपसे पूछे नॉट परमिटेड, तो ऑलवेज हमेशा आपको एक ही बात याद रखनी है कि n और l इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। और सेकंड पॉइंट याद रखिए, l से कभी भी m ज़्यादा नहीं हो सकता है। n क्या, l और m
बराबर तो हो सकते हैं लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर पे जो हम बात करेंगे, अभी इसमें 7 से 8 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बचे हैं आपके, नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात करेंगे। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन की बात होगी, किसकी बात होगी, कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस की। ओके, टेक केयर।